गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नीट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बोलता है, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट के आधार पे आधारित है और वेरिएबिलिटी पर आधारित है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेवेंस बोला जाता है, रिलायबिलिटी बोला जाता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बोला जाता है, कंपैरेबिलिटी बोला जाता है। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि लेखांकन जानकारी तथ्यों पर आधारित है और इसे दस्तावेजों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, और ये दस्तावेज द्वारा सत्यापित किया हुआ है। तो इनमें से कौन सा गुण है? प्रासंगिकता है, विश्वसनीयता है, बोधगम्यता है और तुलना है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो है वो सी करेक्ट है। क्वेश्चन 1 का सी जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी। और ए के बाद सी नहीं है, ए के बाद बी नहीं है, सी है। तो आप इस सीरियल नंबर को आराम से देख लीजिएगा, तब टिक कीजिएगा। ये आपका स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर। अब देखिए एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन को समझते चलेंगे। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है? तो रिलेवेंस जो है वो रेफर करता है इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन को रेफर करता है रिलेवेंस। क्लियर है? नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस दैट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा वो एक्यूरेट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और डिपेंडेबल होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी रेफर टू द क्लैरिटी एंड कंप्रिहेंसिबिलिटी इंफॉर्मेशन का क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी रेफर करता है। और नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी इज द क्वालिटी दैट इनेबल्स यूजर टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू सेट्स ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना। कंपैरेबिलिटी यानी कि कंपेयर, तुलनात्मक वह गुण है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा आर्थिक घटनाओं के दो सेटों के बीच समानता और अंतर की पहचान करने में सक्षम बनाता है। कंपेरेबिलिटी का ये गुण है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज नॉट इन कंसोनेंस विथ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के बारे में बोला जा रहा है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुरूप नहीं है? ये नहीं बोला जा रहा है कि कौन नहीं है, इज नॉट। जल्दी से बताइए, इज नॉट बोला जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का आंसर बी जो है वो करेक्ट है। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान बनाना, ये करेक्ट है, और ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से आपको एक जो है वो करेक्ट है, उसको छांटना है। क्वेश्चन 3 का आंसर कीजिए। बोलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट लॉज फिक्स्ड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट लॉज फिक्स्ड बाय अकाउंटिंग एक्सपर्ट, बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिप्रेजेंट इनवायलेबल लॉज फिक्स्ड बाय लीगल बोर्ड, बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल रिप्रेजेंट consensus at a particular time to the recording of accounting। पार्टिकुलर टाइम में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट है। लेखांकन सिद्धांत लेखांकन की रिकॉर्डिंग के लिए किसी विशेष समय पर आम सहमति का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, और ये आपका ऑप्शन रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट गिवन है, इसमें इस स्लाइड में हिंदी नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। पहला ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट गिवन है, अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द एंटिटी
कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट का बात किया जा रहा है। एंटिटी यानी कि बिजनेस एंटिटी का बात किया जा रहा है। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस एंटिटी का बात किया जा रहा है, जिसमें कंपनी और ऑनर दो अलग अलग होते थे और दोनों का एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग होता था। कंपनी अलग है और ऑनर अलग है, दोनों अलग अलग पर्सन है। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। तो द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप कंसर्न। ये तो स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि कंपनी और ऑनर दोनों अलग अलग हैं। तो सोल ट्रेडिंग में तो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पार्टनरशिप कंसेप्ट में तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को तो लागू करना ही करना है। नेक्स्ट, अच्छा, इज नॉट बोल रहा है ना, इसको समझना है। इज नॉट, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप कंसर्न में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, एसेट्स आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे एसेट्स को शो नहीं किया जाता है, ऑलवेज कॉस्ट वैल्यू पे शो किया जाता है। आपको लर्न रखना है, एसेट्स को ऑलवेज कॉस्ट वैल्यू पे शो किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो मनी के टर्म में होने चाहिए, वो मनी के टर्म में होने चाहिए। इनटू अकाउंट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी यूनिट, बिल्कुल भी नहीं। व्हेन अ क्रेडिटर इज पेड, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ वन एसेट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज इन अदर एसेट्स, ये भी नहीं होगा। तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो गलत है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये आपका हिंदी में रहा, आप क्वेश्चन का हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एज पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के आधार पे रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। बताइए जल्दी से, रिवेन्यू जो है राजस्व की प्राप्ति मानी जाती है। बताइए जल्दी से, राजस्व की प्राप्ति क्या मानी जाती है? जब क्रेता से क्रय आदेश प्राप्त होता है, जब माल क्रेता को दिया जाता है, जब माल का शीर्षक क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जब क्रेता से नगद प्राप्त होता है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। 4 है, उसमें से एक जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। बताइए जल्दी से। मैचिंग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट नहीं है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? मैचिंग, अच्छा, आप अगर एक बार हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को जान ले तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को साथ साथ लिखना है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को सेम टाइम में लिखना है, मेंशन करना है। क्लियर है? डुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डेबिट और क्रेडिट, अकाउंट में डेबिट अगर होगा कोई ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट भी होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस जो है वो, बिजनेस का लाइफ जो है वो इनफिनाइट है, वो अमर है, बिजनेस कभी मर नहीं सकता, अमर है। क्लियर है? तो ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी, ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट आल्सो ओज आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट। बताइए जल्दी से, एक फर्म के पास जो कुछ भी है तो किसी ना किसी को देना भी है, इस संयोग को अवधारणा द्वारा समझाया गया है। जल्दी से बताइए। डुअल एस्पेक्ट, प्रूडेंस, मनी मेजरमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो ए जो है वो करेक्ट है। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा। क्लियर है?
और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन ए ड्यूअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आर। बताइए प्रॉफिट एंड लॉस तो रियलाइजेशन में भी और मैचिंग में भी दोनों में निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट बोला जा रहा है, इज नॉट करेक्ट। अब बताइएगा जल्दी से अकाउंटिंग इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, जल्दी से बताइए। आपको पता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, यानी कि इक्विटी। क्लियर है, तो ये तो पता है, ये करेक्ट होता है। अब एसेट्स माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी करेक्ट है। ये बस इक्वेशन को चेंज कर दिया गया है, इसको यहां ले आया गया और ये जो है वो यहां चला गया, आप समझिएगा, है ना। तो ये भी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो गया। एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन सी जो है वो यहाँ इनकरेक्ट है। और लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू देना, इज इक्वल टू एसेट्स, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ए बी और डी जो है वो करेक्ट इक्वेशन है, ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टेक्निकल नॉलेज, लीज ऑब्लिगेशन, बैंक लोन, शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर। तो बी सी और डी जो है वो करेक्ट है और ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि फाइनेंशियल एसेट जो है वो टेक्निकल नॉलेज को छोड़ करके लीज ऑब्लिगेशन, बैंक लोन और शेयर बॉन्ड डिवेंचर पे एक्सेप्ट करता है ना। तो ये आपका टेक्निकल नॉलेज जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एसेट्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड कंटेंट एंड the value of assets goes down as the content are out are called intangible assets, vesting asset, fictitious asset, floating assets। बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, वेस्टिंग एसेट्स। अब क्वेश्चन को समझ लिए ना कि ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी सामग्री निश्चय होती है और सामग्री निकालने पर परिसंपत्तियों का मूल्य घट जाता है, उन्हें कहा जाता है तो व्यर्थ संपत्तियां। ऑप्शन ग जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा वेस्टिंग एसेट्स। अब क्या होता है ये सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, तो इनटेंजिबल एसेट्स आर नॉन फिजिकल एसेट्स, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका फिजिकल नॉन फिजिकल एसेट्स होता है, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रोवाइड वैल्यू टू अ कंपनी, जो कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और गुडविल हो गया, ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया। दीज एसेट्स आर नॉट फिजिकल इन नेचर बट कैन क्रूशियल फॉर कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इनटेंजिबल एसेट्स को आप क्लियरली समझ गए। हिंदी में है अमूर्त संपत्तियां गैर भौतिक संपत्तियां हैं जो किसी कंपनी को मूल्य प्रदान करती है। उदाहरण में भौतिक संपदा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सद्भावना और ब्रांड पहचान शामिल है। ये संपत्तियां प्रकृति में भौतिक नहीं है लेकिन किसी कंपनी की दीर्घकालिक सफलता और प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और ये आपका नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। fictitious assets are not actually assets। fictitious asset जो होता है वो actually assets नहीं होता but expenditure that are treated as assets in accounting book। These are costs that do not result in the acquisition of physical assets are amortized over time। Example including deferred revenue, expenditure, preliminary expenses और promotional cost। काल्पनिक परिसंपत्तियां वास्तव में संपत्तियां नहीं है बल्कि व्यय है, एक तरह का ये एक्सपेंसेस है। फिक्टिशियस एसेट जो है वो एक तरह का क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, जिन्हें लेखांकन पुस्तकों में संपत्ति के रूप में माना जाता है। ये ऐसी लागतें हैं जो किसी भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण
का परिणाम नहीं होती है और समय के साथ परिशोधित होती है। उदाहरणों में स्थगित राजस्व व्यय, प्रारंभिक व्यय और प्रचार लागतें शामिल है। प्रमोशनल कॉस्ट जो है वो फिक्सिशियस एसेट्स में आ जाता है और फिक्सिशियस एसेट्स को लर्न रखना है कि ये टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज और एसेट्स डिमिनिश इन वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू एक्सट्रैक्शन, कंजप्शन, natural decay. Example including oil wells, coal mines, timberland. These assets are gradually depleted as they are used up and their value is reduced accordingly. Financial record. बर्बाद संपत्तियां क्या होती है? तो प्राकृतिक संसाधन या संपत्तियां हैं जो निष्कर्षण, उपभोग या प्राकृतिक क्षय के कारण समय के साथ मूल्य में कम हो जाती है। उदाहरण में तेल के कुएं, कोयला खदानें, लकड़ी के खेत शामिल हैं। ये संपत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं क्योंकि उनका उपयोग किया जाता है और वित्तीय रिकॉर्ड में उनका मूल्य तदनुसार कम हो जाता है। क्लियर है वेस्टिंग? नेक्स्ट है फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स रेफर टू करंट एसेट्स, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है। ठीक है। नॉट फिक्स्ड, कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश within a short period. Example including inventory, account receivable, cash equivalent. These assets are part of the company working capital and are used day to day operation in the business. Floating assets समझ गए? फ्लोटिंग एसेट्स को करंट एसेट्स कहा जाता है। आप आसानी से समझ सकते हो। फ्लोटिंग एसेट्स को करंट एसेट्स भी कहा जाता है। बस इतना ही लर्न रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अंडर A statement of closing in progress in the period will ऑप्शन अवधि में बंद होने वाले कार्य प्रगति का अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन दैट पीरियड, ओवर स्टेट करंट एसेट्स, ओवर स्टेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इन दैट पीरियड, अंडर स्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन केस ऑफ न्यूज एजेंट के केस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू रिसिप्ट? कौन सा है रेवेन्यू रिसिप्ट? बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। रिफंड रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर, कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेज स्टॉक सप्लाइड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबल यूजिंग अ substantial degree of estimation in term as liability, provision, contingent liability, none of these। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, प्रोविजन। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आपका स्क्रीन पे रहा प्रोविजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए प्रोविजन को समझेंगे कि प्रोविजन क्या है। तो प्रोविजन रेफर टू एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम अ कंपनी प्रॉफिट टू कवर अ फ्यूचर लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। प्रावधान क्या है? तो प्रावधान से तात्पर्य भविष्य की देनदारियों यानी कि लायबिलिटी या परिसंपत्तियां मूल्य में कमी को कवर करने के लिए कंपनी के मुनाफे से अलग रखी गई राशि कहलाती है। एक तरह का प्रॉफिट होता है जो कंपनी जो है वो साइड कर देती है इस अमाउंट को, और साइड करके लायबिलिटी को, भविष्य में लायबिलिटी को देने के लिए और एसेट्स को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। Contingent liability is a potential obligation that may arise depending on the outcome of the future event. It is not recognized in the financial statement until it becomes probable that loss will occur and the amount can be reasonably estimated. Example include pending lawsuits, government investigation, or potential financial guarantee. Contingent liability are disclosed in the notes to financial statement to inform users. आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो भविष्य की
घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो जा सकता है। इसे वित्तीय विवरणों में तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि यह संभावित न हो जाए कि नुकसान होगा या राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण में लंबित मुकदमे, सरकारी जांच, संभावित वित्तीय गारंटी शामिल है, कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपेंडिचर which result increase in the earning। बताइए जल्दी से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से क्वेश्चन 15 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, और ये आपका स्क्रीन पे रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके हम लोग मीनिंग को समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्रेफर टू फंड यूज्ड बाय द कंपनी टू एक्वायर, upgrade or maintain physical assets such as property, building, equipment. These expenditures are capitalized, meaning the cost of the spread over the useful life of the assets rather than being expensed in the period they are incurred. Capital expenditure is crucial for long-term growth and efficiency improvement. ये पूंजीगत व्यय से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा संपत्ति, भवन या उपकरण जैसी भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करने, अपग्रेड करने, बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला फंड है। क्लियर है? नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेस। जो डे टू डे बिजनेस रन होता है उसमें जो वैल्यू इनकर्ड होता है, कॉस्ट लगता है, उसको हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। which are expensed in the period they are incurred. These expenditure do not provide long-term benefit but are necessary for maintaining current operation. Current operation को maintain करने में बहुत ही मदद करता है। Include rent, utilities, salary, maintenance cost. Revenue expenditure are charged directly to the income statement, affecting the profit and loss in the period. Clear है? और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following equation is correct। 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से आपको एक को बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, ये भी करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये भी करेक्ट है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑल ऑफ द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो रहा है, अगर लगता है कि कोई टॉपिक आपका छूट रहा है, डाउटफुल है, आप कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें, उस टॉपिक पे तुरंत वीडियो बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम जो है इस बार क्रैक हो सके। तब तक के लिए आप अपना तैयारी को पूरा एक्सीलरेट करें, बहुत कम समय बचा हुआ है, एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, तो आप अपना तैयारी को और भी तेज कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।